नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र। आज है 7 जुलाई और शाम का समय। आज मार्केट बड़ी फ्लैट, नर्वस और एक तरीके से अनडिसिसिव। हालांकि कुछ आउट ऑफ निफ्टी 500 सम 80 स्टॉक्स वर इन ग्रीन, बट एडवांस डिक्लाइन लगभग ऐसी दिशा में कि ना वो ग्रीन हो पा रहा है ना वो रेड हो पा रहा है, तो ज़ीरो ऑलमोस्ट फ्लैटिश। वही 24,500 के लेवल पे निफ्टी स्ट्रक होते हुए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मार्केट इज़ होपफुली वेटिंग, एक अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठी है कि मिनी ट्रेड डील हमारी यूएस से साइन हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बने रहें, हमारे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में स्पीड ब्रेक ना आए, स्पीड बम्प्स ना आए, और एज अ कंट्री हम कोई एक सब्सटेंशियल ऐसी चीज़ ना फेस करें जिससे कि हम या तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो या हमें उसके रिपरकशंस झेलने पड़ें, चाहे वो एक्सपोर्ट की टर्म्स में हो, चाहे वो सर्विस एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो रियल टाइम एल्युमिनियम या स्टील के एक्सपोर्ट्स हो या उसके कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट हो। लेकिन स्टिल आज एक चीज़ और देखने को मिली कि मोर और लेस सारा जो मार्केट आज डिफेंसिव सेक्टर की तरफ बढ़ा। डिफेंसिव जैसे एफएमसीजी, उस तरफ आज तेजी देखने को आई। दूसरा, एफएमसीजी काफ़ी 3 महीने से एक लोअर बॉटम की तरफ खड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड मतलब अपसर्ड सी मल्टीपल्स हैं कुछ कंपनीज़ की। तो किसी की 100 भी है, किसी की 40 भी है, किसी की 60 भी है, किसी की 55 भी है, और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह वैल्यूएशंस हाई साइड है, हायर साइड है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट ने फिर भी एक डिफेंसिव की तरह अप्रोच लिया। तो टॉप गेनर लूज़र मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 में रहे आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले, तीनों ही एफएमसीजी के हैं। लूज़र साइड रहे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस के काफ़ी सारे ऑर्डर बुक ये बनाए बैठा था, तो बड़े टाइम से इसने अच्छी ऊपर की अपवर्ड जर्नी की है। शायद 25% इसने अभी तक का गेन किया है इन दिस ईयर। टेकम रहा और ओएनजीसी लूज़र रहा। नेक्स्ट 50 118 पॉइंट प्लस, और उसमें भी सेम अगर आप देखेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर और बरतानिया ये और अदानी पावर ये टॉप गेनर रहे। लूज़र में नौकरी.com, हेवल्स और स्विगी रहे। टॉप गेनर टॉप लूज़र की बात हो रही है और ये सारे एनएसए की साइट पे अवेलेबल हैं। मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक टॉप लूज़र और टॉप गेनर डेटा प्रेजेंटेशन है। मिड कैप 150 साइड से फ्लैट, -56 पॉइंट नेगेटिव, काइंड ऑफ फ्लैटिश। और गेनर में रहे मदरसन सुमी, किमिंस इंडिया और पेट्रोनेट। मदरसन सुमी का काफ़ी हिस्सा यूएस के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है। आप इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, इसका यूएस मार्केट का शेयर थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी अगर इसने ग्रोथ ली है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो इसको लगता है कि इसके फेवर में काम होगा, या इसको लगता है कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन करके लास्ट एफर्ट लगा के लोगों को दे के अपना स्टॉक और बैठ जाऊं। फिर देखेंगे जब दिसंबर आने तक ट्रेड डील साइन होती है, अक्टूबर आने तक ट्रेड डील साइन होती है, अक्टूबर की उम्मीद है तब। और टॉप लूज़र में रहे एमआरपीएल, भारतीय हेक्सा जो कि सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के लिए एफर्ट कर रही है, और जुबिलेंट फूड वर्क्स। स्मॉल कैप में गेंस में रहा जेपी पावर, सरप्राइज और मेट्रोपोलिस, और ये एक लैब है, और AIIL जैसा कि कंटिन्यूसली रहा भी है, अतुम इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रा। और लूजर्स में रहे दीपक फर्टिलाइज़र, काफ़ी टाइम से एक लेवल पे जाके वो ऊपर अटक गया था, तो एक करेक्शन आई, उसमें प्रॉफिट बुकिंग लिया लोगों ने। चेन्नई पेट्रो और एसआई इंडिया, ये दोनों ही मेरे ख्याल लास्ट डे जब हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, देवर टॉप गेनर्स। नाउ दिस टाइम देवर टॉप लूजर्स। तो जब मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पाती है तो यही होता है, और खास करके स्मॉल कैप में तो ये होता है कि कुछ स्टॉक पकड़े 20, उनको दौड़ा दिया, रॉकेट बनाया, रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुसा और ऑपरेटर उसको बेचेगा, चला जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर उसको लेके बैठा रहेगा, धीरे धीरे वो नीचे स्लाइड हो जाएगा और इसी तरीके से वो सेकेंड हो जाता है। तो मोरलेस ये एक सिचुएशन देखने को मिलती है जब मार्केट स्ट्रक हो जाती है, चाहे वो बॉटम लेवल पे हो, चाहे वो टॉप लेवल पे हो। करंटली मार्केट 25,500 के लेवल पे है, विच इज़
क्लोज टू इट्स हाई विच इज़ 26,200, तो नज़दीक है उसके. नाउ अब मार्केट फ्लैट क्यों निकली? मार्केट फ्लैट इसलिए निकली कि हम सभी बड़े बेसब्री से ट्रेड डील का, मिनी ट्रेड डील के अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं. अच्छी बात यह है कि CNBC ने रिपोर्ट किया था कि नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई हैं मिनी ट्रेड डील की, और उसका आज शाम को उसकी अनाउंसमेंट आनी बाकी है. बायलैटरल एग्रीमेंट, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो अक्टूबर तक होने की उम्मीद है. इंडिया ने अपना एक फर्म स्टांस लिया हुआ है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर उसमें ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा, और जिस तरह की US की डिमांड है, दोज आर नॉट पॉसिबल. सो ये हमारा एक नॉन नेगोशिएबल स्टैंस है ऑन दीज टू सेक्टर्स. वन इज़ डेयरी एंड सेकंड इज़ एग्रीकल्चर. मे बी एक रीज़न हो सकता है कि अटकी रहे. बट एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली कि हो सकता है US यहाँ मान जाए, लेकिन वो कुछ पॉलिसी लेवल पे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट या फिर फॉरेन एक्सचेंज एवेल्यूएशन, इन सब तरह की जो आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक्स है, शायद वो लगाना शुरू करे. कर भी सकता है, पावरफुल है, तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल. बट सो फार ये इवेंट निकलना ज़रूरी है शांति से, बिकॉज अगर इस इवेंट में हम डायरेक्ट फ्रंटल अटैक पे नहीं आते हैं US जैसे इकॉनमी के, तो हमारे लिए सस्टेन करना, सरवाइव करना, खड़े होना और एक स्मूथ ट्रांजिशन करना इस नए टैरिफ रजीम में बहुत आसान होगा. हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे रोज़गार के लिए, हमारे यहाँ कंपनियों के लिए, हमारे यहाँ उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए. मुझे लगता है कि वेलकम स्टेप होना चाहिए, और शाम तक आज रिज़ल्ट आने की उम्मीद है. ट्रम्प तो हर घड़ी अपना ट्रम्प बॉम्ब फेंक दे रहे हैं कि मैं तो ट्रम्प लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, 25% का लेटर ये पकड़ो, बाद में 50% कर दूंगा, बाद में 70, एज यूजुअल बिना दिमाग लगाए ठोके जा रहा है. अब जब इतना स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है, तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें हम एक अच्छी बात कर सकते हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव इन हैंड. सो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में ठीक है, मार्केट जो करेगी, US जो करेगा, हम जो करेंगे, ये फैक्टर हमारे कंट्रोल से बाहर है. लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, जिनके ऊपर हम विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उधर मूव कर सकते हैं. और अगेन, इट इज़ नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज़ जस्ट डिस्कशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. सो नेक्स्ट गोल्ड माइन जो मार्केट एस्टिमेट कर रही है, या जो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, या बोलूँ ना बोलूँ, बट अब वो न्यूज़ आउट ही हो गई तो बात कर ही लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50, SBI बैंक इज़ ए नेक्स्ट गोल्ड माइन. एंड हाउ? बोथ वेज. क्यों ऐसा है? यानी कि मैंने बोला माहौल ख़राब है, तो उसमें अच्छी बात करेंगे. अच्छी बात करने के लिए हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो हमें समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना. आप एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? सो SBI इज़ द नेक्स्ट गोल्ड माइन. गोल्ड माइन क्यों है कि आज के दिन SBI का शेयर प्राइस 806 के भाव पे क्लोज हुआ. और SBI एक ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली, एक तो सबसे बड़ा बैंकर है, वो PSU बैंकर है. 70,000 करोड़ के आसपास का उसका सालाना प्रॉफिट होता है. 70,000 करोड़ से CLE प्रॉफिट. उसने धीरे धीरे, एज वी हैव सीन आवर पेरेंट्स और द सीनियर्स इन फैमिली, धीरे धीरे दे एक्यूमुलेट एसेट्स विच देन गिव अ मल्टीपल रिटर्न. जैसे कुछ लैंड लेना, प्लॉट लेना, कुछ शेयर लेना अर्ली स्टेज में, और वो बाद में 100 टाइम्स, 200 टाइम्स या 1000 टाइम्स भी होते हैं. कुछ इक्विटीज़ ऐसी रहती हैं, लैंड का भाव भी 4, 5, 10 गुना होता है. सिमिलरली SBI ने अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स बनाए जिसमें 3 प्राइमरली एसेट सामने निकल के आ रहे हैं. एक है SBI म्यूचुअल फंड, एक है SBI जनरल इंश्योरेंस, और एक है SBI कैपिटल मार्केट. ये 3 बड़ी कंपनियां इसकी बताई जा रही हैं, और ये मीनिंगफुल चंक है SBI के बहुत सारी कंपनीज़ में. और भी बहुत सारी हैं इसकी, जैसे SBI कैपिटल मार्केट, SBI DFHI, SBI पेमेंट्स, SBI ग्लोबल फैक्टर्स. सो ये 4-5 और कंपनी हैं. बट इसमें सबसे बड़ा जो है गेम, वो है SBI म्यूचुअल फंड का. ये बोला जा रहा है कि SBI म्यूचुअल फंड का तकरीबन 14,200 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इस साल में, विच इज़ अप बाय 15%. सेकेंड, SBI म्यूचुअल फंड ओन्स एन AUM ऑफ 11 लाख करोड़.
11 लाख करोड़ का इसका AUM है, लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ये। और SBI बैंक ऑन्स 63% इन दैट। एंड बैलेंस फ्रांस की एक कंपनी है अमुंदी, वो उसमें ओन करती है। मींस बैलेंस का इसका ऐसा अब अमुंदी का नहीं पता, बट हाँ SBI बैंक 63% ओन करता है। तो इसके हिसाब से इसका मार्केट वैल्यूएशन बन जाता है 60 to 75,000 करोड़ अपॉन लिस्टिंग, मार्केट कैप या वैल्यूएशन बोलिए। And if SBI push for IPO, which is expected to be in 2026 next year, 37,000 to 47,000 करोड़ के आसपास ये वैल्यू अनलॉक करेगा उनके लिए। और ये इक्वलेंट टू HDFC AMC है। ये HDFC जो अपना म्यूचुअल फंड वाला HDFC AMC बोलते हैं उसको, इसके इक्वलेंट आता है। सो सेकंड, SBI also holds in SBI जनरल इंश्योरेंस, दूसरा कंपनी का बात हो रहा है, विच इज़ 70%। ओके, और ये SBI जनरल इंश्योरेंस टॉप 5 प्लेयर्स में आ जाता है, टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स में आ जाता है। और वैल्यूएशन ये जो रैंकिंग हुई है ये बाय ग्रॉस प्रीमियम हुई कि इसने ग्रॉस प्रीमियम लिया इतना, एंड तकरीबन 500 करोड़ का उसने प्रॉफिट जनरेट किया पिछले साल में। अगर IPO आता है तो 10,000 to 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन के आसपास आएगा, इक्वलेंट टू जैसा अभी HDB फाइनेंशियल्स का आया था 12,500 करोड़। सो दिस वुड बी अनदर गुड कंपनी इन द जो SBI ने छुपा के कहीं रखी हैं। और SBI म्यूचुअल फंड की हमने बात की। SBI लाइफ और SBI कार्ड्स, यू ऑल्सो नो दे आर लिस्टेड। सो ग्रेजुअली, जिसको हम सरकारी बैंक बोल देते हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं या इतनी चमक दमक वो नहीं रखता, वो शाइनी नहीं है इतना, बट उसके पास एसेट्स जो उसने बनाए हैं बड़ी क्वालिटी के बनाए, यानी कि जो उसके बच्चे हैं SBI बैंक के सब्सिडरीज जो हैं वो लायक निकल रही हैं। वो उसने उससे ठीक से उन पर ध्यान दिया, उनको ठीक से पढ़ाया, ठीक से उनको एजुकेट किया, एंड नाउ दे विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर SBI बैंक। सो I think with this, many of us will change the perception about SBI बैंक। सिर्फ सरकारी बैंक बोल के काम नहीं चलेगा, क्वालिटीज़ भी होती हैं, काबिलियत भी होती है। एंड मैंने आपको बोला कि SBI की बाकी कंपनीज़ हैं, बाकी कंपनियां जो है तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास उसके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करती हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट। और अब इसका क्या रियलिस्टिक वैल्यू क्या बनेगा, तो एस्टीमेट क्या है, तीन चार लोगों ने एस्टीमेट लगाया है। तो SOTP वैल्यू है, सम ऑफ टोटल पार्ट्स वैल्यू। उसमें एवरीवन इज सेइंग कि कोई बोलता है 242, कोई बोलता है 252, कोई बोलता है 245। कुल मिला के एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये कंपनियों के IPO आते हैं तो SBI का शेयर 800 रुपये से 960 रुपये या 1,000 रुपये तक जा सकता है। 800 के ऊपर 250 जोड़ देंगे तो 1,050 बनता है। बट SOTP वैल्यू जो है, सम ऑफ टोटल पार्ट्स, वो इसके अराउंड बोली जा रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, निफ्टी 50 का है, SBI है, लार्जेस्ट बैंकर है, काफ़ी हद तक चीज़ें इसके फेवर में हैं। और अब आते हैं कुछ सरप्राइज। अचानक से आज JP पावर का शेयर उछला, डेड कैट बाउंस, और न्यूज़ ये रही कि JP एसोसिएट्स लिमिटेड JAL, जो कि 24% स्टेक JP पावर में रखता है, उसका बिडर, उसके टॉप 5 बिडर में अदानी ग्रुप जो है वो आगे रहे। 14,000 करोड़ का उन्होंने बिड किया फॉर दिस 24% स्टेक इन JP पावर। एंड कंसोलिडेशन भी काफ़ी टाइम से अडानी ग्रुप खास करके यूटिलिटी सेक्टर में करने में लगे हुए हैं। अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, ये सारे हैं जो, और अदानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूटिलिटी के तरफ उनका काफ़ी बड़ा फोकस देखने को मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। बट उनका कोई प्लान होगा जिसके अराउंड वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यूटिलिटी की जनरली प्राइस मल्टीपल 6 के आसपास हैं ग्लोबली। 6 प्राइस मल्टीपल पे यूटिलिटी शेयर ट्रेड करते हैं। 6 हो, 7 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद वो कॉस्टली माने जाते हैं। तो आप भी ज़रा ध्यान से करिएगा। इस बिड में वेदांता और डालमिया भारत ये भी बिड कर रहे थे। शायद अडानी जो है, शायद मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप जो है इनके लिए लीड लेवल पे रहेंगे।
और जेपी एसोसिएट्स का शेयर भी शायद काफ़ी उछला है और 3 रुपये के 3.5 रुपये के आसपास है। तो आई वुड से कि कई सालों बाद इस ग्रुप के शेयर में जान आई है। बट आप ध्यान रखिएगा, ये डील होती हैं नहीं होती हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रेस एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है, जिसमें एक लंबा जेस्टेशन पीरियड भी हो सकता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, और कई बार ये डील फुलफिल या फ्रक्टिफाई भी नहीं होता है। और उस केस में इन्वेस्टर जो है वहाँ अटक जाता है और अटकने के बाद उसको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है। आपने बहुत सारे शेयर्स में अभी देखा होगा, रिलायंस इंफ्रा में भी सेम सिचुएशन रही है, रिलायंस पावर में भी रही है, जेपी ग्रुप के शेयर्स में भी रही है। बट एक रेजोल्यूशन होता है तो ये एक एसेट फंसे हुए हैं, ये एसेट दे कैन बी यूटिलाइज। इट्स अ गुड इनिशिएटिव है। तो अल्टीमेटली कंट्री का पैसा ही, चाहे वो किसी लेंडर का, बैंक का हो, आपने बैंक को दिया हो, बैंक ने उसको दिया हो, वो पैसा फंसा हुआ है, ना ही वो मूव हो रहा है, ना वो आगे आ रहा है, ना पीछे जा रहा है, वो नलके में अटक गया तो फ्लो रुक गया। तो पैसे को लेके बड़ा ध्यान से देखना ये होता है कि एक बार के लिए आदमी थोड़ा घाटा भी झेल ले, लेकिन फ्लो में अगर रखता है तो पैसा बढ़ता जाता है। जैसे पानी अगर बहता रहेगा तो साफ रहेगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के और प्रेसिडेंट शी चाइना के, वो ब्राज़ील वाली ब्रिक्स समिट में नहीं गए। और ये काफ़ी एक चिंताजनक है। बिकॉज पुतिन जी का तो समझ में आता है, बिकॉज उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट इशू कर रखे हैं और ब्राज़ील उसका सिग्नेटरी है, रोम कन्वेंशन का, वहाँ पे ये कोर्ट बेस्ड है, तो उनके अरेस्ट वारंट हैं, इसलिए नहीं गए। साउथ अफ्रीका भी उनका सिग्नेटरी था, लास्ट टाइम वहाँ हुई थी, तो इसलिए वहाँ भी नहीं गए। तो उन्होंने वीडियो एड्रेस किया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो है वो कहा जा रहा है 4-5 फैक्टर हैं इसमें। तो उनके यहाँ कुछ पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था, और हो सकता है वो एक चिंता का विषय उनके लिए। तो दे मस्ट बी मैनेजिंग दोज क्राइसिस, पावर क्राइसिस इनसाइड बीजिंग। सेकंड है कि उनको लगता है, चाइनीज़ टीम को लगता है कि इस मीटिंग में कुछ लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, तो शायद उनके मतलब की बात नहीं होगी, इसलिए भी नहीं गए। तीसरा ऐसा बोला जाता है कि चाइना का जो ऑन गोइंग इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो थोड़े से हैवी हो गए हैं वहाँ के डोमेस्टिक फ्रंट पे, तो उनको भी मैनेज करना है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, उनका यूएस के साथ ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं, कभी टैरिफ कहीं पहुँच रहा है, कभी कहीं पहुँच रहा है, तो एक फाइनल नेगोशिएशन स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, तो ये क्रिटिकल है, इसलिए वो। और साथ में ब्राज़ील का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार, वो कुछ और डायरेक्शन में मीटिंग के ऊपर काम कर रहा था। एक तो टेंजिबल ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के अराउंड है, जिसमें इंक्लूजन ऑफ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन वो रखना चाह रहा है, और फेयर ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर काम करना चाह रहा है, और वैक्सीनेशन कोऑपरेशन के ऊपर काम करना चाह रहा है विद इन ब्रिक्स। तो मुझे लगता है कि हो सकता है रशिया और चाइना के लिए ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ ना हो, बट ये बाहर ऐसे ही आए हैं। अब धीरे धीरे हमें पता चलेगा ग्रेजुअली 1-2-3 दिन में कि क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया चाइना ने, जो कि अपने ब्रिक्स में तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर चाइना ही है, उसको जाना चाहिए था। बट क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ तो इतना क्रिटिकल रहा होगा कि उसने उस खेमे को छोड़ दिया। और ट्रम्प एज यूजुअल जो उनके मन में आता, उन्होंने बोला कि जो ब्रिक्स में होगा या एंटी अमेरिका काम करेगा उसके ऊपर मैं 10% एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा। तो मुझे लगता है चाइना थोड़ा सा एक समझदारी दिखाई, उसने इस मीटिंग को स्किप किया। जब टैरिफ का मामला सुलझ जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर watching our videos, and I would request please do like, share and subscribe. And in this video there is nothing called as a investment advice. Securities in investing in securities market is a risky step. Please do take advice from a SEBI registered intermediary. Thank you so much, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।